Hello guys, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 16, Test 2, Passage 1 and the name of the passage is The White Horse of Uffington. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question and these are actually true false not given. Okay, let's start with the first one. Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country. ठीक है, वो जो ज़्यादातर जियोग्लिफ्स है इंग्लैंड में वो क्या है, वो लोकेटेड है किसी खास एरिया में कंट्री की, और वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है आपकी फर्स्ट पैरा की सेकंड लाइन से. देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड. ठीक है, 56 हिल फिगर्स जो इंग्लैंड में बिखरी हुई हैं हर जगह पे, एंड विद द वास्ट मेजोरिटी, जिनमें से ज़्यादातर जो ऑन द चॉक डाउनलैंड्स है जो वो कहाँ पे है, ऑफ द कंट्री सदर्न काउंटीज़. तो वो क्या है, दक्षिणी जो काउंटीज़ हैं उनमें मिलती हैं वो वास्ट मेजोरिटी, जो मोस्ट ऑफ द हैं. इसके लिए वो आंसर ट्रू है. ओके, सेकंड वन, देयर आर मोर जियोग्लिफ्स इन द शेप ऑफ अ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर्स. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ज़्यादातर जियोग्लिफ्स हैं, ठीक है, मोर जियोग्लिफ्स, वो क्या है, वो हॉर्स की शेप में है अगर हम दूसरे क्रिएचर्स से उसे कंपेयर करें. सो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट पैरा में ज़रूर गिवन है, ठीक है, बट ये कंपैरिजन कहीं नहीं हुआ. वहाँ पे लिखा हुआ है कि जायंट्स है, हॉर्सेस है, क्रॉसेस है, रेजिमेंटल बैजेस हैं, बट ये कहीं नहीं लिखा कि वो ज़्यादातर हॉर्सेस की हैं अगर हम कंपैरिजन करें दूसरों से. ओके, सो आंसर क्या है, नॉट गिवन. थर्ड वन, रीसेंट डेटिंग ऑफ द अफिंगटन वाइट हॉर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज. ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू है. जो क्या है, रीसेंट स्टडी है जो, ठीक है, रीसेंट डेटिंग हुई थी जो अफिंगटन वाइट हॉर्स की, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि जो लोग थे वो मिस्टेकन, जो उन्हें गलत फहमी हुई है, ठीक है, उसकी एज के बारे में. वो जो गिवन है आपका आंसर वो भी फर्स्ट पेज पे ही है. फर्स्ट पेज की अगर हम सेकंड पैरा में पढ़ें, सेकंड पैरा की सेकंड लाइन में जहाँ लिखा है द वाइट हॉर्स हैज़ रिसेंटली बीन रीडेटेड, उसे दोबारा रीडेट किया गया है, उसको दोबारा डेट चेक की गई है, एंड शोन टू बी इवन ओल्डर देन इट्स प्रीवियसली असाइंड एंशिएंट प्री रोमन आयरन एज डेट. तो उसे और भी पुराना माना गया है, जो कि पहले बताया गया था कि वो एंशिएंट प्री रोमन से पहले जो आयरन एज डेट है उनमें था, मतलब उस समय की बात है, ये उससे ही पहले की बात बता रहे हैं. ठीक है, तो मिस्टेकन थे लोग, तो वो रोमन के टाइम पे नहीं था, प्री रोमन के टाइम पे नहीं था, वो उससे भी आगे जो आयरन एज थी उससे भी पहले का है. ओके, सो मिस्टेकन हुए हैं वो. फोर्थ, historians have come to an agreement about the origins of the long man of Wilmington. ओके, हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट पे आए हैं, खास ना अभी एक एग्रीमेंट पे आ चुके हैं, सहमति पे आ चुके हैं. ठीक है, किस चीज़ के बारे में, ओरिजिन किस चीज़ की, लॉन्ग मैन जो विलमिंगटन की है, ठीक है, उसके. सो आंसर क्या है, फॉल्स है, बिकॉज वो किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं आए हैं. ये आपका सेकंड पैरा में गिवन है. सेकंड पैरा की अगर आप थर्ड लाइन पढ़ोगे तो वहाँ से स्टार्ट है जहाँ पे लिखा है मोर कॉन्ट्रोवर्शियल इज द डेट ऑफ एनिग्मेटिक लॉन्गमैन. ठीक है, जो एनिग्मेटिक लॉन्गमैन ऑफ विलमिंगटन इन ससेक्स है, ठीक है, इसके बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल डेट्स हैं उसकी. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, वाइल मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस, क्या कन्विंस है किस बात पे, द फिगर इज प्री हिस्टोरिक. ऑब्वियसली इट इज प्री हिस्टोरिक, ठीक है, वो पुरानी है. एंड अदर्स बिलीव दैट इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मॉन्क. तो दूसरे क्या मानते हैं कि एक वर्क है किसका, आर्टिस्टिक मॉन्क का है. मॉन्क जो होते हैं वो भिक्षु होते हैं, जो उन्हें कहते हैं, फ्रॉम अ नियर बाय प्रायरी और वॉज क्रिएटेड बिटवीन 11th एंड 15th सेंचुरीज. तो वो 11th और 15th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था. ठीक है, उसे शेप बनाया गया था किसके द्वारा, मॉन्क के द्वारा. सो इनका किसी भी बात पे एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा. ओके, तो ये कह रहे हैं कि मॉन्क ने बनाया, एक आर्टिस्टिक मॉन्क ने बनाया जो कि 11th और 15th सेंचुरी के बीच में बनाया, और दूसरे बता रहे हैं कि जो उसकी फिगर ऑफ प्री हिस्टोरिक है. ठीक है, सो इसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है. ओके, फिफ्थ वन, जियोग्लिफ्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड. कहते हैं जो जियोग्लिफ्स हैं वो क्रिएट किए गए थे किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, जिन्होंने वहाँ पे वाइट चॉक प्लेस किया था, ठीक है, हिल साइड पे. सो ये जो आंसर है आपका फॉल्स है, और ये फॉल्स इसलिए है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो है थर्ड पैरा में, फर्स्ट पेज थर्ड पैरा, जहाँ पे फर्स्ट लाइन से लिखा है द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स. जो मेथड है ना इन्हें कट करने का, ह्यूज फिगर्स, वॉज सिंपली क्या है, टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास. जो उसके ऊपर तो ग्रास थी, ठीक है, उनको हटा दिया गया. टू रिवील द ग्लीमिंग वाइट चॉक बिलो. ठीक है, तो कि उसे रिवील करने के लिए क्या था, जो ग्लीमिंग वाइट चॉक है जो उसके नीचे, उसको मतलब रिवील करने के लिए.
सो उन्होंने इस हिसाब से उसकी शेप तैयार की थी, ग्रास को हटा के, ठीक है, जो उसके ऊपर से घास था उसको हटा के। सो जो आंसर है वो आपका है फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे ये लोगों ने वाइट चौक को प्लेस नहीं किया, असल जो वाइट चौक वहाँ पे पहले ही था। ओके, सिक्स्थ, मैनी जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। यस ऑफ कोर्स, यू नो जो बहुत सारी जियोग्लिफ्स हैं इंग्लैंड में वो अब विजिबल नहीं है, वो फेड हो चुकी हैं, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है फर्स्ट पेज पे ही। और फर्स्ट पेज की अगर आप थर्ड पैरा की आप फोर्थ लाइन से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ पे लिखा है वन रीजन दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिल फिगर्स हैव डिसअपीयर्ड, जो ज़्यादातर हिल फिगर्स थी वो डिसअपीयर हो चुकी हैं, इज दैट when the traditions associated with the figures faded, जो traditions थे, ठीक है, इनसे एसोसिएटेड वो फेड हो चुके हैं, तो वो हिल फिगर्स भी डिसअपीयर होती जा रही हैं, ओके, इंग्लैंड में। सो जो आंसर है वो है ट्रू। सेवंथ वन, द शेप ऑफ सम जियोग्लिफ्स हैज बीन ऑल्टर्ड ओवर टाइम, जो शेप्स हैं जियोग्लिफ्स की वो क्या है, वो शेप चेंज होती रही हैं टाइम के साथ साथ। तो ये जो है आपका आंसर, ये आंसर भी सेम पैरा में गिवन है, सेम पैरा फर्स्ट पेज थर्ड पैरा, और थर्ड पैरा की अगर हम सिक्स लाइन पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है फर्दर मोर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स द आउटलाइंस वुड समटाइम्स चेंज, आउटलाइंस जो हुए वो चेंज हुई हैं ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन एग्जैक्टली द सेम प्लेस, बिकॉज जो लोग हैं वो एक ही जगह से नहीं काट रहे थे, तो जो शेप्स हैं ऑब्वियसली वो चेंज हुई हैं, बिकॉज शेप्स अलग अलग हिसाब से बांटी गई हैं। ओके, एट्थ, the fame of Uffington White Horse is due to its size, जो फेम है अफिंगटन वाइट हॉर्स का उस क्यों है, वो उसके साइज़ की वजह से है। ये जो इन्फॉर्मेशन है देखो ये नहीं लिखी हुई, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि उसके साइज़ की वजह से है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ओके, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑब्वियसली सेकंड पेज पे फर्स्ट पैरा में इसकी बात ज़रूर हुई है, बट इसके बाद साइज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो आंसर क्या है, नॉट गिवन है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज फिलिप्स। और आप अगर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े तो वहाँ पे लिखा वन वर्ड ओनली, ओके, वन वर्ड में आंसर है। और यहाँ पे हम जो कीवर्ड है उनको पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले इनको करने के लिए जहाँ पे लिखा है द लोकेशन ऑफ अफिंगटन वाइट हॉर्स। सो लोकेशन की बात की गई है, हमें ध्यान रखना है इन डिस्टेंस का, ठीक है, कीवर्ड्स उठाने हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम अफिंगटन विलेज, इन चीज़ों को उठाया, मतलब इंफॉर्मेशन जो है अब इसके आगे दी हुई है एंड ये इसके आसपास दी हुई है। नियर एन एंशियंट रोड नोन एज द रिजवे, कोई एंशियंट रोड है, बहुत ही पुरानी रोड है, ठीक है, जो ऑब्वियसली हिस्टोरिक है, उसके आसपास बनाई गई है। सो ये आंसर है, ये आपका गिवन है सेकंड पेज पे फर्स्ट पैरा में, जहाँ पे थर्ड लाइन से अगर हम पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम अफिंगटन विलेज। ये जो इन्फॉर्मेशन है देखो ये पहले ही गिवन है यहाँ पे, ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ें यहाँ पे गिवन है, लिखा 2.5 किलोमीटर फ्रॉम अफिंगटन विलेज, ये हमें मिल चुकी है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या लिखा, विलेज ऑन अ स्टीप स्लोप है, मतलब ढाल सी बनी हुई है, क्लोज टू द लेट ब्रॉन्ज एज 7th century BCE, ओके, हिल फोर्ट अफिंगटन कासल एंड बिलो द रिजवे, वो क्या है, रिजवे के नीचे है, ठीक है, अ लॉन्ग डिस्टेंस नियोलिथिक ट्रैक है, ओके। सो ये जो आंसर है वो रिजवे है, ठीक है, वो एशियंट प्लेस है, जगह है, रोड है, उसका नाम रिजवे है, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आएंगे जहाँ पे लिखा है डेटिंग द अफिंगटन वाइट हॉर्स, अब इसमें डेटिंग हो रही है, डेटिंग मतलब कि कब से है, किस टाइम से है। सो हमें इस चीज़ के बारे में देखना है। यहाँ पे लिखा फर्स्ट रेफरेंस टू वाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट्स, ओके, फ्रॉम 1070, ओके, कहाँ पे है ये, फर्स्ट जो अपीयर हुआ था रेफरेंस टू वाइट हॉर्स हिल का है, अपीयर हुआ था डॉक्यूमेंट्स में 1070 के आसपास, ओके। सो ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है सेकंड पेज का थर्ड पैरा, जहाँ पे लिखा हुआ है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ हॉर्स एट अफिंगटन इज फ्रॉम द 1070 CE, ठीक है। तो ये जो है ये व्हेन वाइट हॉर्स हिल इज मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट्स, तो इनके बारे में मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो यहाँ से है, ठीक है, 1070 CE में जब इसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे फ्रॉम द नियर बाय एबी ऑफ एबिंगडन, नियर बाय जो एबी है, जो चर्च है, उसके पास मिले थे, ओके। एबी जो होता है वो चर्च होता है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ओके अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से पढ़िए आप कीवर्ड्स। यहाँ पे लिखा हॉर्सेस शोन ऑन कॉइन्स फ्रॉम द पीरियड 100 BCE और 1 BCE आर सिमिलर इन अपीयरेंस। ओके द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसके आगे इन्फॉर्मेशन आसपास मिलेगी। लिखा है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग सॉइल। अब एनालिसिस किस चीज़ की गई है सॉइल की, ठीक है। द हॉर्स इज लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज। जो हॉर्स है वो लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज से है। सो एक इसके बारे में कोई खास मतलब इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है। कहा गया है कि ब्रॉन्ज एज के एंड में और आयरन एज के स्टार्ट में है, यहाँ पे कहीं इसकी मतलब एनालिसिस हुआ था। सो जो आपका आंसर है वो गिवन है, अगर आप ध्यान से पढ़ें सेकंड पेज का फोर्थ पैरा की फर्स्ट लाइन, जहाँ पे लिखा हाउएवर इन 1995 ऑप्टिकली सिमुलेटेड लुमिनिसेंस, OSL कहते हैं जो हम टेस्टिंग होती है, वॉज कैरिड आउट बाय द ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट ऑन सॉइल। तो मिट्टी पे ये की गई थी ये टेस्टिंग, जहाँ पे लिखा फ्रॉम 2 ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ द हॉर्स बॉडी। हॉर्स की जो बॉडी थी उसके लोअर लेयर्स में ढूंढा गया, एंड फ्रॉम अनदर कट नियर द बेस, एक बेस से लिया गया, एंड द रिजल्ट वाज अ डेट फॉर द हॉर्सेस कंस्ट्रक्शन समवेयर बिटवीन 1400 and 600 BCE. In other words, it had a late Bronze Age, या उसे लेट ब्रॉन्ज एज कहा गया है या अर्ली आयरन एज कहा गया है ओरिजिन। ओके सो आंसर क्या है आपका, ये सॉइल है। ओके द नेक्स्ट वन, द 12th वन, वो क्या लिखा, पॉसिबल रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ द अफिंगटन वाइट हॉर्स। ओके पॉसिबल रीजन क्या था वो मतलब इसे क्रिएट करने का। सो एम्बलम है ना, इंडिकेट जो लैंड ओनरशिप बताता है, उसके बाद फॉर्म पार्ट ऑफ एन एशियंट रिचुअल। पहली बात क्या था, एम्बलम था, दूसरा वो एशियंट रिचुअल में था। एंड उसके बाद वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गॉडेस एपोना। गॉडेस एपोना है जो एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस, एंड जो प्रोटेक्ट करती है किसी चीज़ को, हॉर्सेस और फर्टिलिटी को, ये माना जाता है। ओके सो आपका जो आंसर है वो गिवन है सेकेंड लास्ट पैरा। ओके सेकंड पेज सेकंड लास्ट पैरा, उसकी अगर हम फोर्थ लाइन से पढ़ेंगे जहां पे लिखा है सम रिसर्चर्स सी द हॉर्सेस एज रिप्रेजेंटिंग द सेल्टिक हॉर्स गॉडेस एपोना, ओके हु वाज वर्शिप्ड, जो कि पूजी जाती थी एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हॉर्सेस, जो हॉर्स को प्रोटेक्ट करती है इसलिए पूजी जाती थी। एंड फॉर हर एसोसिएशंस विद फर्टिलिटी, उनकी एसोसिएशन और किस चीज से थी, फर्टिलिटी से भी थी। ओके सो आंसर क्या है आपका, फर्टिलिटी। ओके द नेक्स्ट वन was a representation of a Welsh goddess। वो रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की है, वेल्श गॉडेस की है, जिसे हम राइनॉन कहते हैं, ठीक है। राइनॉन इसको नाम दिया गया था, तो गॉडेस है वेल्श। ओके ये है सेकंड लास्ट पैरा, सेकंड पेज। तो इसमें अगर हम लास्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है इट इज पॉसिबल दैट द काउइंग रिप्रेजेंट्स अ गॉडेस इन नेटिव मिथोलॉजी सच एज राइनॉन। ओके जो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गॉडेस जो नेटिव मिथोलॉजी में है वो क्या है, सच एस मतलब एग्जाम्पल क्या है, राइनॉन डिस्क्राइब इन लेटर वेल्श मिथोलॉजी एज अ ब्यूटीफुल वुमेन, जिसे ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता है, ड्रेस्ड इन गोल्ड एंड राइडिंग अ वाइट हॉर्स पे होती है और यू नो गोल्ड में ड्रेस्ड होती है और वो काफ़ी सुंदर है देखने में। ओके सो इसे माना गया है, तो आंसर क्या है, राइनॉन। ओके आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई मेरी गलती लगी है और आप चाहते हैं कि मैं कोई और रीडिंग अटैम्प्ट करूं आपके लिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो ज़रूर करूँगा। थैंक यू।